Good morning, friends. Good morning, everyone. Okay, so welcome to this CA Foundation Business Mathematics, Statistics, and Logical Reasoning Comprehensive Revision Batch. Okay, the very first question that might be coming to your mind is that ये comprehensive revision क्या है? Okay, revision सुना था. Okay, so this comprehensive revision is nothing but it is a batch which is in between a revision batch and a regular batch. ओके रिवीजन बैच में क्या होता है, फिर बस भाई ये कंसेप्ट है, ऐसा है वैसा है, बस ख़त्म कर दिया. स्टूडेंट को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, कई बार थोड़ा इग्नोर होता है उसमें. रेगुलर बैच में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होता है. ओके व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट, आधे घंटे से टीचर बता रहा है. उसके बाद में और आधे घंटे में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दिया. फर्स्ट लेक्चर में तो इंटरेस्ट का मीनिंग ही समझाया. अब मेरे ख्याल से तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है, करेक्ट और नॉट. तो हम लोग रिवाइज करना चाहते, बट एट द सेम टाइम उसके आजू बाजू का जो मसाला है वो सुनना नहीं चाहते. बराबर है ना. वी वांट एग्जाम ओरिएंटेड बैच, करेक्ट और नॉट. तो दिस कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन इज एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड बैच. ओके नाउ यू माइट थिंक सर इसमें आप पूरा सिलेबस कवर करोगे क्या या थोड़ा बहुत कवर करोगे. तो इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है. अगर आपके हाथ में जो बुक है, अगर आप देखोगे जिसका ये पीडीएफ मेरे पास है, दिस हैज़ 378 पेजेस. आप देख सकते हो यहाँ पे 378 पेजेस है. और ये 378 पेजेस हम क्लास में बैठ के लिखने वाले हैं. आप समझ रहे हो. अराउंड 40 लेक्चर्स, 40 to 45. तो एक लेक्चर में हार्डली 5 से 10 पेजेस कंप्लीट होंगे. आप समझ रहे हो ना. या 8 से 10 आप बोल सकते हो. मतलब अगर 5 पेजेस बैक टू बैक है एक दिन में उतना कंप्लीट होगा सब. तो नो डाउट इसके साथ साथ में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कंसेप्ट. जो लगता है कि ये टफ है, ये स्टूडेंट को मालूम नहीं रहेगा, वो एक्सप्लेन भी होगा. एंड इसके साथ साथ में आप ये सॉल्व करोगे मेरे साथ, तो आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होते हैं आपको समझेगा कि बॉस फर्स्ट चैप्टर का रेगुलर बैच में मैंने ये छोड़ के और कुछ भी नहीं पढ़ा था. समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. रेगुलर बैच में ये छोड़ के कुछ भी नहीं पढ़ा था, ये आपको फर्स्ट चैप्टर के एंड में ही समझ में आ जाएगा. ओके बट नाउ यू नीड टू बी वेरी सिंसियर एंड मोर इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव. जनरली क्या रहता है, वो मैथ्स का लोगों को डर रहता है. ओके अगर आप लास्ट बैच के हमारे रिजल्ट देखोगे या लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच जिन्होंने किया था या रेगुलर बैच जिन्होंने किया था, तो आप देखो 60-70 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको समझेगा. अभी इंटर के बैच में आके देखोगे जो लास्ट फाउंडेशन का एग्जाम दिए थे, राइट, आपको दिखेगा कि 60, 65, 70 स्कोर करने वाले ऐसे लॉट में बचे हैं. समझ रहा है. तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं हो. समझ रहा है क्या. एंड आपको लगेगा नहीं सर वो पेपर इजी था, डिफिकल्ट था, कैसा भी पेपर आने दो. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ. कैसा भी कुछ भी आने दो. समझ रहा है. आपका काम है ये 378 पेजेस जो आप मेरे साथ कंप्लीट करने वाले हो, ओके, वो पूरा अच्छे से कंप्लीट करना. समझ रहा है क्या. साथ साथ में हो सकता है तो आप उसी सेम डे वो रिवाइज किया करो. आप समझ रहे हो ना. इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज है, वो हम साथ में यहाँ पे सॉल्व करने वाले. इतना बुक कंप्लीट करना, राइट, ये तो तुम्हारे हाथ में है ना अभी भी. एंड द पर्पज ऑफ टेकिंग दिस रिविजन बैच सो अर्ली बिफोर योर एग्जाम इज, वैसे अब आज क्या डेट है, 13 मार्च डेट है. तो अपना समझो अभी ये अप्रैल एंड तक बहुत ज़्यादा हुआ तो ये बैच कंप्लीट भी हो जाएगा. उसके बाद में भी तुम्हारा एग्जाम 50 दिन के बाद है. आप समझ रहे हो क्या. मतलब ये जब बैच कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में 50 डेज तुम्हारा एग्जाम नहीं है. आप समझ रहे हो क्या. इसका मतलब तुम्हारा क्या प्रिपरेशन का लेवल होना चाहिए तब तक. जस्ट इमेजिन, है या नहीं. आपका ऐसा होना चाहिए कि सर खराब से खराब, कितना भी खराब सिचुएशन भी हुआ तो भी मुझे 75-80 मार्क्स आ जाएंगे मैथ्स में. ओके एंड इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. ओके ये मैंने बुक के लास्ट बैच में फर्स्ट पेज पे लिखा था कि इफ़ यू आर फाइंडिंग मैथ्स डिफिकल्ट इट ओनली मीन्स यू हैव नॉट कम अक्रॉस दिस बुक. ठीक है. अगर आप ये बुक के थ्रू जा रहे हो, ये प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी. ओके एंड आप सबको जानते हैं कि ऐसा कोई मैजिक नहीं होता है. बराबर है कि नहीं. कि कोई बच्चा बोल रहा है कि सर 2 दिन में ऐसा मुझे कुछ तो सिखाओ जिससे मुझे मैथ्स में 70 मार्क्स आ जाएंगे. ऐसा होता तो हम 6 महीने का रेगुलर बैच क्यों लेते भाई. अगर मेरे पास ऐसा कोई सोल्यूशन होता कि 2 दिन में कुछ तो बताओ एंड जिससे मैथ्स मेरा का पूरा हो जाए, ऐसा किसी के पास रहेगा क्या. एंड किसी के पास अगर रहेगा और ऐसा वो क्लेम कर रहा है तो बहुत सिंपल है कि वो झूठ बोल रहा है. 2 दिन में गोरे बन जाओ जैसे ऐड आती है ना टीवी पे, बराबर है कि नहीं. 3 दिन में मोटापा घटाओ, होता है क्या. 3 दिन में मोटापा जाता है क्या. 2 दिन में गोरे बन जाओ ऐसा होता है क्या. तो ऐसा होता नहीं रहता है. बराबर है कि नहीं. वो सिर्फ फॉल्स क्लेम्स रहते हैं ऐसे ही. 2 दिन 3 दिन में कुछ होता नहीं रहता है.
कोई टीचर बोल रहा है कि मैं 2 दिन में करा दूंगा, उसका रेगुलर बैच क्यों है फिर? करेक्ट और नॉट? अगर 2 दिन में होते रहता तो मैं पूरे इंडिया में घूमता ना, 2-2 दिन के बैच लेते। करेक्ट और नॉट? 2 दिन का बैच लेके पूरे इंडिया को ही पास कर लेता ना मैथ्स में। वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये 40 लेक्चर्स का सीरीज बहुत सिंसियरली करेंगे। ठीक है बच्चों, राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो 1.5 आवर्स का लेक्चर करना कोई बड़ी बात नहीं है मैथ्स का, सब लोग जानते हैं, बराबर है ना? जानबूझ के मैंने ड्यूरेशन ऐसा कुछ बोरिंग भी नहीं रखा है कि 1.5 घंटे का रिवीजन करो, उतना ही राइट प्रोपोर्शनेटली इक्वल घर जाके पढ़ाई करो। राइट, मैथ्स इज थ्रू, बाकी 3 सब्जेक्ट पे जितना फोकस करना है करो, उसके बाद में मैथ्स का टेंशन ये बैच पे छोड़ दो। ओके, बट आपको रोज आना पड़ेगा। समझ रहा है क्या? एक दिन आ गए फर्स्ट दिन जोश जोश में, दूसरे दिन गायब हो गए, तीसरे दिन फिर सर मैं बैकअप करता हूँ, मैं यूट्यूब से ही करता हूँ, मुझे कुछ तो गूगल ड्राइव लेक्चर्स दे दो, उससे कुछ होता जाता है नहीं। बराबर है कि नहीं? वो गूगल ड्राइव लेक्चर्स, पेन ड्राइव लेक्चर्स, ये वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पड़े रहते हैं, उसको कोई देखता है नहीं बाद में। बराबर है कि नहीं? क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा? वही है, क्योंकि वो शेड्यूल करना इतना आसान नहीं है ना खुद होके। सुबह आदमी 7 बजे सोचता है कि मैं 7 बजे चालू करूँगा, 7 से 8:30। 7 बजे सोचता है कि नहीं 8 बजे तक चालू कर लेता हूँ चाय पी के, है कि नहीं? 8 बजे सोचता है कि अभी नाश्ता कर ही लेता हूँ, उसके बाद में 9:30 बजे स्टार्ट करेंगे, फिर रात तक पढ़ेंगे। फिर 9:30 बजे सोचता है कि एक दोस्त को मिल के आ ही जाता हूँ, है कि नहीं? फिर 10 बजे व्हाट्सअप, फिर इंस्टाग्राम चेक करने बैठते 10:30 बजे, अचानक 11:30 बजते रील्स देखते देखते। बराबर है कि नहीं? फिर 11:30 बजे लगते चलो अभी लंच करते ही बैठ जाएंगे, रात तक पढ़ाई करेंगे। फिर लंच होते ही ऐसे अचानक से आदमी थोड़ा कहीं तो बेड पे लेट जाता है, अचानक 4:30 बजते। बराबर है कि नहीं? फिर चाय वाय, लेक्चर कुछ होता नहीं चालू, एंड लेक्चर चालू हो भी गया तो पहले 5-7 मिनट चलता है, फिर वापस बोर होता है, फिर वो बंद होता है। बराबर है कि नहीं? तो उसमें मत जाओ मेरे भाई। ओके, रियल पढ़ाई जो होती है ना वो एक शेड्यूल में होती है। रोज 11 बजे लेक्चर है, राइट, 11:15 बजे लेक्चर है, राइट, 12:45 को खत्म होता है। अपने को करना है 40 लेक्चर्स अटेंड करना है अपने को, राइट, एंड अपने को मैथ्स में अच्छा स्कोर लाना है। दिस शुड बी द टारगेट। आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स? ओके, चलो फिर फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट कर देते हैं आज, चलेगा? तो बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच, लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। ओके, सो फर्स्ट पेज से ही मैंने आपका काम चालू कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितने चैप्टर्स है? 17 चैप्टर्स दिख रहा है आपको ये? चलो एक बार नाम पढ़ लेते, चलेगा क्या? क्या चैप्टर है पहला? रेशो, प्रोपोर्शंस, लॉग्स एंड इंडाइसेस। दूसरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तुम चाहो तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज एपी एंड जीपी, तुम चाहो तो इसको सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसे भी बोल सकते हो, सीक्वेंस एंड सीरीज। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशन। तो आईसीआई के हिसाब से ये 2 अलग चैप्टर्स है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया, समझ रहा है क्या? तो आपको दिखेगा कि आईसीआई के वहाँ पे 18 चैप्टर, इधर 17 क्यों है? समझ रहे हैं ना आपको उसका आंसर? तो ये क्या है? इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस, ये उनके हिसाब से 2 अलग अलग चैप्टर्स है, मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिए। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, परम्यूटेशंस एंड combinations, sets, functions and relation. Next, statistical description of data, measures of central tendency, measures of dispersion, correlation and regression analysis, probability, theoretical distribution, derivatives and integration। ये एक ही चैप्टर है, बराबर ना? लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर है, मैंने वहाँ पे 13 to 16 लिखा है। लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर्स कौन से, किसी को नाम पता है? पहला कौन सा है? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, ये एक चैप्टर हुआ, बराबर है। देन सिटिंग अरेंजमेंट्स, देन ब्लड रिलेशंस, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट्स, ऐसे 4 चैप्टर्स है लॉजिकल रीजनिंग में। एंड उसके बाद में एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स। सो दिस इज आवर सिलेबस, 18 चैप्टर्स। बाई चांस, वैसे चांस तो कम है, बाई चांस किसी के पास हो सकता है कि वो आईसीआई का एकदम पुराना स्टडी मटेरियल है, उसमें ना वो मैट्राइसेस, ये भी चैप्टर आपको दिखेगा। कौन सा? मैट्राइसेस एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। मैट्राइसेस, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड सिलोलिज्म। कौन सा? सिलोलिज्म बोल के एक एलआर का चैप्टर दिखेगा। तो दैट इज नो मोर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो बाई चांस आपके पास कोई पुराना स्टडी मटेरियल है, या हो सकता है कि आपने कोई पुराना क्लास किया है उसका स्टडी मटेरियल अभी तक है, तो उसमें से मैट्राइसेस, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड सिलोलिज्म ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो आपका जो एग्जाम आने वाला है कौन सा है? जून 2023 एग्जाम आप देने वाले हो ना,
जून 2023, तो उसके लिए वो अप्लीकेबल नहीं है। इनफैक्ट लास्ट बैच के लिए भी अप्लीकेबल वो नहीं था, वो इंस्टीट्यूट ने पहले से सिलेबस से डिलीट करके रखा है। बट कुछ प्रिंटेड उनके पास हो सकता है, कुछ पुराने प्रिंट्स है जो आपको इशू किए गए हैं और उसमें वो चैप्टर्स रह सकते हैं, तो वो अपने सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने बताया कि ये अपने अभी हैंड रिटन नोट्स है, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो ये 378 पेजेस हम सब साथ में कंप्लीट करने वाले। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो चलो फिर पेज नंबर 1 से ही आपका काम चालू हो जाता है। तो यहाँ पे पहला चैप्टर कौन सा है? रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस। तो आपके राइट नोट्स में देख, आगे जाके देखो, और वो कौन से पेज से स्टार्ट होता है मुझे बताओ। पेज नंबर 1, तो यहाँ पे लिख दो आप पेज नंबर 1। आप लिख रहे हो ना ये? पेज नंबर 1, रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस। नेक्स्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या पेज नंबर है? 29। सब लोग देख के बताओ मुझे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी 29। फटाफट फटाफट, थोड़ा चुस्त रहने का। ओके, एपी एंड जीपी क्या पेज नंबर है? 49। ठीक है, इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस क्या पेज नंबर है? 77, इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। हाँ बेटा तुम देख के, बाकी सब लोग देखेंगे, ठीक है, तुम देख के करो, ठीक है ना। कल जाके तुम्हारी शादी हो जाएगी, वहाँ पे भी किसी को अपॉइंट करना कि भाई तू कर ले, लेकिन मेरे से तो हो नहीं रहा है। बराबर है ना? बराबर है ना? 2-4 लोगों को अपॉइंट कर देना। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या पेज नंबर है? 106। सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस 137। ओके, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा 167। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, measures of central tendency and measures of dispersion 190। correlation and regression analysis, correlation and regression analysis 219। are you sure? पक्का क्या? 219। then probability, probability page number 246, प्रोबेबिलिटी 246 सही है क्या? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस 277। नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, बोलो, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन 304। देन लॉजिकल रीजनिंग 324 पे ये स्टार्ट हो रहा है। देन इंडेक्स नंबर्स 360, इंडेक्स नंबर 360। सही है बच्चों? अच्छा, फर्स्ट चैप्टर के एंड में आपको कहीं वहां पे ऐसे कैलकुलेटर ट्रिक्स बोल के दिख रहा है क्या? चेक करो फर्स्ट चैप्टर के एंड में, फर्स्ट चैप्टर जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे ऐसे कैलकुलेटर ट्रिक्स ऐसे कुछ हेडिंग दिख रहा है क्या आपको? क्या पेज नंबर है वो? 23। तो एक काम करो, आपके इंडेक्स में ही उधर लिख देना नीचे एंड में, कैलकुलेटर ट्रिक्स। लिख रहे हो क्या? क्या लिख रहे हो? कैलकुलेटर ट्रिक्स ऑन पेज नंबर 23। कैलकुलेटर ट्रिक्स ऑन पेज नंबर 23 लिख रहे हो बच्चों ऐसे आप? कैलकुलेटर ट्रिक्स ऑन पेज नंबर 23 ऐसे लिख देना आप, ठीक है बच्चों? कैलकुलेटर ट्रिक्स ऑन पेज नंबर 23। तो ये अपना इंडेक्स कंप्लीट हुआ। तो कोई भी चैप्टर आपको डायरेक्टली रिवाइज करना है तो आप उस पेज पे जा सकते हो बाद में। ओके, हर चैप्टर में मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है। ओके, उसके ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स के एमसीक्यू कवर किए गए। समझा क्या? ये चैप्टर के अंदर भी आपको लगेगा कि जैसे मैंने ये पॉइंट दिए 1 2 3 पॉइंट ऐसे दिए हुए, तो आपको दिखेगा कि पहले 25-30 पॉइंट तक सारे लॉ कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके, उसके बाद में एमसीक्यूज आएंगे। समझ रहा है क्या? उस तो इसमें रिवीजन के अंदर भी एक रिवीजन होगा। समझ रहा है क्या? मतलब मैं जो पहले बोल रहा हूँ हो सकता है कि उसका भी रिवीजन बाद में एमसीक्यू के फॉर्म में हो जाएगा उसी। तो आपका काम अभी इसके बाद है टू रेफर ओनली दिस बुक। समझ रहा है क्या? टू रेफर ओनली दिस बुक। जनरली स्टूडेंट्स का क्या रहता है, फाउंडेशन के बच्चों का पढ़ाई करना वरना कुछ है नहीं, सिर्फ प्लानिंग है कि नहीं। आके पूछते सर इतना बुक सफिशिएंट है क्या? सर ये बुक करके मैं मॉड्यूल पढ़ लेता हूँ सर, उसके बाद में आरटीपी एमटीपी और 10 जगह से एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ। सब कर लो, पहले ये तो कंप्लीट करो। बराबर है कि नहीं? अपने को सिर्फ प्लानिंग पूरा करना है,
बराबर है कि नहीं? बाद में आके बोलेगा कि सर ये बुक भी नहीं हो रहा है सर, कुछ तो 2 दिन में मैराथन लोगे क्या? कुछ चीजों के लिए जितना टाइम लगता है उतना देना ही पड़ेगा ना यार। आप समझ रहे हो क्या? वो शॉर्टकट नहीं हो सकता ना, समझ रहे हैं क्या? एंड वो सबसे पहले तो सीए फाउंडेशन बच्चों का एक एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। इस टाइप का सुस्त होके काम होता नहीं है भाई, समझ रहे हैं क्या? कि पेज नंबर दूसरे बता रहे, मैं लिख रहा हूँ, कोई दूसरा कर लेगा, मैं देखता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सुस्त एटीट्यूड से कुछ भी नहीं होता है। आप समझ रहे हो क्या? सीए फाउंडेशन का बच्चा मतलब आईसीआई सोच रहा है कि 17 18 19 साल का बच्चा है, इसमें बहुत एनर्जी है और ये मैथ्स कर लेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? इतने एमसीक्यू सॉल्व कर लेगा। तो अभी भी हम लोग यहाँ पे 380 पेजेस अपने को कंप्लीट करना है, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके अंदर भी वो एक एनर्जी लेवल हो, समझ रहे हैं ना? आपके अंदर वो एक फायर हो कि भाई मुझे पास होना है, समझ रहा है कि नहीं? एंड थोड़े तुम्हारे मूवमेंट्स जो है ना वो फास्ट होना चाहिए, समझ रहा है क्या? सुस्त बैठे, टीचर बता रहा है, चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अपन फाउंडेशन लेवल पे है ना, अपने अंदर कितनी एनर्जी होना चाहिए यार, है या नहीं? ओके चलो फिर करें स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर। क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? रेशो, प्रपोर्शंस, लॉग्स एंड इंडाइसेस। करें स्टार्ट। यस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेशो। बोलो फिर आप ही बताओ मुझे व्हाट इज रेशो। यस। रेशो मतलब क्या होता है? समझो रेशो ऑफ माई एज टू हीज एज इज लेट्स से 2:1। तो मेरा एज 2 है और उसका 1 है क्या? नहीं है। इट इज अ कंपैरिजन 2:1। तो अगर मेरा एज 40 है तो उसका क्या है फिर? 20 है। मेरा 60 है तो उसका 30 है। तो समझो मैं बोल रहा हूँ कि रेशो ऑफ माई इनकम टू हीज इनकम इज लेट्स से 3:2। 3:2। तो मेरा इनकम अगर 30,000 है तो उसका 20,000 है, करेक्ट है? मेरा 30 करोड़ है तो उसका 20 करोड़ है। तो रेशो इज जस्ट अ फ्रैक्शन। रेशो क्या है? एक फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। टू और मोर क्वांटिटीज। अब बताओ मेरे एज का एंड उसके हाइट का रेशो होगा क्या? मेरे इनकम का एंड उसके एज का रेशो होगा क्या? किसका रेशो होगा? मेरा एज उसका एज, करेक्ट है? मेरा इनकम उसका इनकम, मेरा हाइट उसका हाइट। पुणे का टेम्परेचर, मुंबई का टेम्परेचर, करेक्ट और नॉट? पुणे का एक कंपनी का टर्नओवर दूसरे कंपनी का टर्नओवर का रेशो हो सकता है। एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का एक्सपेंडिचर का रेशो हो सकता है। एक इंसान का इनकम दूसरे इंसान का इनकम का रेशो हो सकता है, करेक्ट और नॉट? तो रेशो इज अ फ्रैक्शन। लिखो रेशो इज अ फ्रैक्शन, इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर comparison of two or more quantities. Two or more quantities. Ratio is a fraction used for comparison of two or more quantities of which are of बोलो बच्चों same type, which are of बोलो same type and expressed in बोलो सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक्सप्रेस्ड इन बोलो सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेरा इनकम समझो मैंने क्रोर्स में बताया 30 करोड़ एंड समझो इसका इनकम है 30,000। तो क्या ना इसे रेशियो इज 1:1? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। या तो आपको 1000 को करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा या करोड़ को थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरा हाइट समझो मैंने बताया कि भाई मेरा हाइट है, ध्यान दे रहे हो क्या? 65 इंचेस। मेरा हाइट क्या है? 65 इंचेस। एंड समझो ये लड़का बोल रहा है कि सर मेरा हाइट तो 173 सेंटीमीटर है, 173 सेंटीमीटर है। तो कहना है रेशियो 65:73, 173। ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। कि एक क्वांटिटी सेंटीमीटर्स में है दूसरा इंचेस में है, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो या तो आपको सेंटीमीटर्स को इंचेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इंचेस को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू हैव टू एक्सप्रेस द रेशियो। तो रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज व्हिच आर ऑफ सेम टाइप एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। समझा क्या बच्चों? ओके। व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो? तो जनरली रेशियो जो है, अब समझो मेरा एज है 40 एंड इसका एज है 20। तो समझो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा एज एंड इसका एज का रेशियो 40:20 है। तो कोई सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता है कि सर 40:20 क्यों बोल रहे हो सर? उसे अच्छा 2:1 बोलो, उसे अच्छा 2:1 बोलो। तो 40:20 बोला मतलब पहला क्वांटिटी 40 नहीं होता है, समझ रहे हैं ना?
अगर समझो मैं बोला कि मेरा एज एंड इसका एज का रेशियो 2:1 है, इसका मतलब होता है मेरा एज 2x है और उसका एज 1x है, वेयर x कैन बी एनी नंबर अदर देन 0, वेयर x कैन बी एनी नंबर अदर देन 0। समझा क्या? समझो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा और उसके इनकम का रेशियो 7:3 है, 7:3 है, तो मेरा इनकम 7x है और उसका 3x है, वेयर x कैन बी एनी नंबर अदर देन 0। वो क्या है वो तो देखा जाएगा क्वेश्चन में, यस और नो। बट रेशियो सिर्फ पहला क्वांटिटी क्या है दूसरा क्वांटिटी क्या है ये नहीं बताता है, उन दोनों का रिलेशन क्या है वो बताता है। रेशियो कब, समझो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा इनकम और उसका इनकम का रेशियो 7:3 है, तो मैंने मेरा इनकम और उसका इनकम बताया नहीं आपको, बट कंपैरिजन बताया ना। बट उसके बाद में अगर मैं मेरा इनकम बताऊंगा कि भाई मेरा इनकम 70 लाख है, तो उसका समझ में आ ही गया आपको, उसका 30 लाख है। फिर अगर मैंने बोल दिया मेरा 7 करोड़ से, तो उसका 3 करोड़ है, क्योंकि रेशियो वाज 7:3। मतलब अगर आपको रेशियो बताया एंड रेशियो में से बाद में एक भी क्वांटिटी मैंने बता दिया आपको, तो दूसरा क्वांटिटी क्या है ये आप जज कर सकते हो। समझो मैंने बोल दिया कि मेरा और सुशील का इनकम का रेशियो 3:7 है, इनकम का रेशियो 3:7 है, जिसमें समझो मैंने बोल दिया कि भाई मेरा इनकम इतना है तो सुशील का इनकम कितना है, ये आप जब पता कर सकते हो ना। फिर मेरा इनकम डिवाइड बाय 3 इंटू 7 सुशील का इनकम आएगा, या सुशील का इनकम डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 ये मेरा इनकम आएगा। करेक्ट, क्योंकि रेशियो 3x एंड 7x है, तो वेयर x कैन बी एनी नंबर ना, करेक्ट और नॉट। बट अब मैंने अगर समझो बोल दिया कि भाई रेशियो इज 3:6, 3:6, तो आप क्या बोलोगे सर 3:6 इतना बोलने से अच्छा क्या बोलो आप 1:2। तो जनरली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 6:3 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 6:3 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 2:1, 2:3:9 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1:3, करेक्ट है। 1.50:3 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1:2, 1.50 का डबल ही है 3, करेक्ट और नॉट। तो जनरली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3.50 इज टू 8.75? तो ये तो फ्रैक्शन में है ना, तो एक काम करते हैं पहले 3.50 एंड 875 दोनों टर्म्स को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोलो क्या आएगा ये 350 इज टू 875, 350 इज टू बोलो 875। बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, नहीं, इसको और फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो एक काम करो दोनों टर्म्स को 25 से डिवाइड करो, दोनों टर्म को 25 से डिवाइड करो, तो 350 डिवाइड बाय 25 कितना आता है, कितना आता है 14 ना, एंड 875 डिवाइड बाय 25 करो 35। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, ये और डिवाइड हो सकता है और दोनों को 7 से डिवाइड हो सकता है। तो टेल मी वेदर दिस इज 2:5, 2:5, समझा क्या, इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। वैसे आप 350 एंड 875 दोनों को शुरुआत में ही 175 से डिवाइड करते, दोनों को 175 से डिवाइड करते तो डायरेक्ट 2:5 आ जाता, यस और नो। अच्छा इसे ये भी समझ रहा है क्या, all the terms of a ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio। अब 2:5 को मैं 20:50 लिख सकता हूं क्या, 2:5 को मैं 20:50 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट और नॉट। 3:9 को मैं 30:90 लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं। मतलब अगर कोई रेशियो के सारे टर्म्स को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कैन आई से दैट रेशियो डजंट चेंज, only the form changes, only the form changes। 1:2 को 20:40 बोलने से रेशियो चेंज नहीं हुआ मेरे भाई, 20:40 भी तो 1:2 ही है ना, only the form in which I am writing the ratio वो चेंज हो रहा है। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस, तो all the terms of the ratio can be multiplied or divided, बोलो मेरे साथ, all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number। लिखो यहाँ पे, ओके, ऑल द टर्म्स, ऐसे लिख रहे हो क्या सामने, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड, all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number। all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing, समझा ना, the meaning of that ratio। do you agree, without changing meaning of that क्या बोलो रेशियो।
तो all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio. इसका मीनिंग समझा क्या बच्चों? इसी को मैं दूसरे लैंग्वेज में ऐसे बोल सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, a is to b can also be written as am is to bm. Do you agree? Can I say this can also be written as a by m is to b by m? Do you agree? सिर्फ इसमें एक कंडीशन है, where बोलो m cannot be 0, नहीं तो क्या हो जाएगा कल 5:7 को आप बोलोगे सर दोनों को 0 से मल्टीप्लाई करो, वो 0:0 हो जाएगा, तो वो रेशो सेम रहेगा क्या? नहीं. बट 5:7 एक रेशो है, दोनों को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट कैन बी रिटन एज 50:70. दोनों को मैंने मान लो 8 से डिवाइड किया तो 5:7 कैन बी रिटन एज 5/8:7/8. करेक्ट और नॉट? उससे वो रेशो चेंज होता है या सेम ही रहता है? सेम ही रहता है, सिर्फ क्या चेंज होता है? फॉर्म in which ratio has been written. So a is to b can also be written as ak is to bk provided k is not 0. A is to b can also be written as ap is to bp provided p is not 0. I hope you have got this my friends. Okay. 5:7 can also be written as, तुम बताओ 5:7 can also be written as, हाँ बताओ क्या क्या हो सकता है इसका? Can it be written as 50:70? Can it be written as 10:14? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, बराबर है ना? Can I say this can also be written as 15:21? आप लिख रहे हो मेरे साथ? Can this be written as 0.50:0.70? दोनों को 10 से डिवाइड किया, समझता है क्या? Can this be written as 5/8:7/8? चलता है क्या ऐसे? Can this be written as 5/13:7/13? I hope you are getting this. Can I say in short it can also be written as 5m:7m? Do you agree? Where बोलो मेरे भाई m cannot be 0. Do you agree? All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. Is that clear my friends? Okay, next. Okay, ratio 5:7 है. ओके, एक 5:7 रेशियो है, तो अगर कोई बोल रहा है कि फाइंड आउट द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:7, एंड देखो बच्चों ये पहले 4 पॉइंट कवर हो गए, तो ये मैंने जो बताया, अब ये मत समझो कि अभी ये वापस नहीं आने वाला है, इसके एमसीक्यूज ये सब कुछ आने वाला है, इस चैप्टर में 100 से ऊपर ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे, समझ रहा है क्या? एंड बहुत कुछ कवर होने वाला है. पहले 1-2 दिन आप देखोगे थोड़ा तो आपको समझेगा कि बॉस मैंने रेगुलर बैच में जो जो पढ़ा है वो सब आता है इसमें. आप समझ रहे हो क्या? ओके, तो 5:7 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो, हाँ बोलो. तो डुप्लीकेट रेशियो मतलब होता है दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर देने का. तो 5 का स्क्वायर क्या है बोलो? 25, एंड 7 का स्क्वायर 49. एंड एक चीज याद रखो जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है, स्टूडेंट को लगता है कि 5:7 इज इक्वल टू 25:49. इक्वल टू कैसे होगा मेरे भाई? 5:7 इज इक्वल टू 25:49 होता है क्या? अच्छा मुझे बताओ 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या है बोलो? 4:9. तो क्या ये इक्वल टू होगा, होने वाला है क्या यार? अच्छा इक्वल टू अभी करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर कितना है? 9 × 2 18, 3 × 4 12. तो क्या 18 = 12 लिखो क्या मैं? समझा क्या? डुप्लीकेट रेशियो इज अ डिफरेंट रेशियो, समझ रहा है ना? वो ओरिजिनल रेशियो से इक्वेट नहीं होगा. आर यू गेटिंग दिस? तो 5:7 का डुप्लीकेट रेशियो 25:49 है. आई एम नॉट सेइंग 5:7 इज इक्वल टू 25:49. आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? यस और नो? ऐसा नहीं चल सकता, समझा क्या? इनफैक्ट अगर कल जाके कोई बोल रहा है कि 5:7 है, ओके, इज इक्वल टू 5² तो ये गलत है, समझा क्या? अच्छा मुझे बताओ 5 की जगह 5² आया, मतलब किससे मल्टीप्लाई हुआ उधर? 5 से. तो न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को 5 से ही मल्टीप्लाई किया तो ही वो रेशियो सेम रहेगा, समझा क्या? मतलब अगर मैंने ऊपर यहाँ पे 5 × 5 किया है, ध्यान दे रहे हो क्या? तो डिनोमिनेटर में अगर मैंने 7 × 5 कर दिया तो ये रेशियो सेम रहता है, करेक्ट है? बट डुप्लीकेट करना मतलब क्या? 5 को 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो तो रेशियो अलग आ गया ना. इट्स नॉट अ सेम रेशियो, इट्स नॉट अ सेम रेशियो. तो डुप्लीकेट रेशियो इज अ डिफरेंट रेशियो, समझता है ना बच्चों? नेक्स्ट, सेम ट्रिप्लीकेट रेशियो भी एक डिफरेंट ही होगा ना ओरिजिनल रेशियो से. तो बताओ अगर ओरिजिनल रेशियो 8:3 है तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या रहेगा? 8 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब. तो 8 का क्यूब क्या है? 512 इज टू 3 का क्यूब 27. समझ रहा है कि आपको है?
एंड अभी देखो बहुत सारे ऐसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में कैलकुलेटर शॉर्टकट्स है, समझ रहा है ना, मेमोरी का यूज़ कैसे करते हैं, ग्रैंड टोटल का यूज़ कैसे करते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे कैलकुलेशंस है, समझ रहा है क्या। तो उसके कैलकुलेटर के ट्रिक्स क्या है ये भी मैंने एक जगह पे लिखे हुए, पेज नंबर 23 मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वो भी सब मैं बताऊंगा आपको। तो दिस विल कवर एवरीथिंग, इज दैट क्लियर। तुम तुम्हारा काम बड़ी ईमानदारी से करो, मैं मेरा करूँगा, समझ रहा है क्या। सिंपल है, बहुत सिंपल रूल क्या है, तुम अपना काम, तुम मेरे पे डाउट करोगे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ रहा है कि नहीं। तुम्हें लगेगा भाई अपने लिए फ़ायदा, एंड फ़ायदा नहीं होने वाला तुम्हें लगता है तो मत आओ, तुम्हारा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है कि नहीं। तुम्हें लगता है कि भाई अपने कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, घर पे आराम करो, समझा है नहीं, राइट। बट अगर वो ट्रस्ट है तो ही कुछ फ़ायदा होगा। सिर्फ मैं उसके उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इतना बोलूँगा भाई, तुम पैदा होने के पहले से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, तुम पैदा होने के पहले से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, एंड तुम जब पैदा हो गए ना तब मैं सीए था एंड टीचर था, 700-800 बच्चों का बैच पढ़ाता था उस वक्त, समझ रहा है क्या। तो बहुत ज़रूरी है अपने लिए कि अपन कोई चीज़ समझे। तुम क्या होता है डाउट में रहेगा तो तुम ये भी करोगे नहीं और कुछ भी नहीं करोगे, आजकल के स्टूडेंट्स का वो प्रॉब्लम है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं करता है कि नहीं, सिर्फ टीचर को रेटिंग देता रहता है कि नहीं, नहीं नहीं अच्छा खराब, कपड़े अच्छे नहीं थे, जोक नहीं किया, पहले दिन ही डांटा, बराबर है कि नहीं, नॉट गुड। अपन फाउंडेशन के बच्चे, अपन 12th पास किए, बहुत बड़ा एग्ज़ाम पास किए, है कि नहीं, आईएएस लेवल का एग्ज़ाम पास किया ना करीबन, 12th पास किए मतलब, है कि नहीं, अपन किसको रेटिंग कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं। जो 20 साल पहले सीए बना है एंड 20 साल में लाख स्टूडेंट को पढ़ाया, उसको अपन रेटिंग देंगे। पहले अपने को भी देखना पड़ेगा ना, अपन कुछ तो बनना पड़ेगा ना किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए, बराबर है कि नहीं, किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए अपने को खुद कुछ करना पड़ेगा कि नहीं, वो पहले करो, समझ रहे हैं, वो पहले करो, मुझे बड़ी खुशी होगी उसमें, आप समझ रहे हो क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन अपने सिलेबस को स्टिक रहे, समझ रहे हो क्या, बाकी अननेसेसरी एनालिसिस करने से बेटर, आप समझ रहे हो क्या, आप समझ रहे हो क्या, इमीडिएट एक्शन इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर डिलेड परफेक्शन। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो क्या, इमीडिएट एक्शन इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर डिलेड परफेक्शन। डिलेड परफेक्शन, परफेक्शन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, मैं प्लान करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, 25 साल उसी में निकल गए, इससे अच्छा कुछ तो कर लेते, बेटर था ना भाई, है या नहीं। एटलीस्ट फाउंडेशन में तो यही रूल अप्लाई करना चाहिए ना हमने। ओके चलो, व्हाट इज इनवर्स रेशियो ऑफ 11:19, 11:19 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, 19:11। तो बच्चों क्या 11:19 एंड 19:11 क्या सेम रेशियो है क्या, नहीं, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट रेशियो और नॉट। ओके नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो जैसे डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर करता है, सब डुप्लीकेट क्या करेगा, स्क्वायर रूट। तो बताओ 64:625 का सब डुप्लीकेट रेशियो इज 8:25। देन सब ट्रिप्लीकेट इज रेशियो ऑफ क्यूब रूट्स, तो बोलो इसका क्यूब रूट क्या रहेगा, 5:3, 5:3। तो ये डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट का मीनिंग समझा। चलो बोलो व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, जल्दी बताओ, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, वेरी गुड। व्हाट इज इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी, बी इज टू ए। व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, ए क्यूब इज टू बी क्यूब। व्हाट इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, square root of a is to square root of b. What is sub triplicate ratio of a is to b, cube root of a is to cube root of b is the sub triplicate ratio, समझा सबको ये। ओके चलो नेक्स्ट, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, क्या क्वेश्चन है, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडेड रेशियो, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, ये समझो एक रेशियो है 6:7, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 6, तो फर्स्ट टर्म को आज के बाद बोलना एंटीसीडेंट, वो भी लिख के दूंगा बाद में आगे, डोंट वरी। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, एंड सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट, सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। तो कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, सुन रहे हो क्या मेरे भाई, कंपाउंडेड रेशियो होता है प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स, क्या बोलो, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट, सारे एंटीसीडेंट्स का प्रोडक्ट करो, इज टू बोलो प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ
कॉन्सिक्वेंस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड रेशियो। तो अब मुझे बताओ, अभी जिसका भी कंपाउंडेड रेशियो उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है, ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग? ओके, तो इस क्वेश्चन में आप मुझे बताओ उसके एंटीसीडेंट्स कौन से थे, उसके एंटीसीडेंट्स बोलो क्या क्या थे, 5 a x एंड 9। तो 5 इंटू 9 कितना था, 45। तो इज इट 45 ax, इज इट 45 ax इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। अब चलो कॉन्सिक्वेंस कौन से थे, 7 b y एंड 8। तो 7 8 जा 56, बराबर है ना? तो इज इट 56 b y, 56 b y। कुछ गया दिमाग में? इसको और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? 45 एंड 56 को कोई ऐसे है क्या नंबर जो जिससे और सिंप्लीफाई हो सके? 9 से डिवाइड होता है क्या 56 को? मेरे ख्याल से तो नहीं होता है, बराबर है ना? तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है फिर उसका, 45 ax इज टू 56 by इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, करेक्ट है। नेक्स्ट 3:8:9:11, ये भी एक रेशियो है ना जिसमें 2 से ज्यादा टर्म है, 2 से ज्यादा टर्म है। तो जहां पे भी 2 से ज्यादा टर्म्स रहते हैं उस रेशियो को बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। उस रेशियो को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड रेशियो। तो एक सेंटेंस में नीचे लिख रहा हूं, रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स, रेशियो ऑफ बोलो 3 और मोर टर्म्स इज नोन एज कंटिन्यूड रेशियो। रेशियो ऑफ बोलो मेरे भाई, 3 or more terms is known as continued ratio. Ratio of 3 or more terms is known as continued ratio. I hope you are getting this. Okay, next. Ratio of 3 or more terms, ये वापस यहाँ पे आया ही है, लिख रहे हो ना आप? Continued ratio. Ratio of 3 or more terms is known as continued ratio. डबल लिखने से कोई नुकसान नहीं होता है, समझ रहे हो ना? रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स इज अ कंटिन्यूड रेशियो। ओके, फॉर एग्जांपल एक आधा कंटिन्यूड रेशियो बताओ कोई, तो एक आधा एग्जांपल बोलो जल्दी। 3:9:13:17 इज इट अ कंटिन्यूड रेशियो? A:2B:P:M इज या इज टू Q इज ऑल्सो अ कंटिन्यूड रेशियो। 3 या 3 से ज्यादा टर्म आ गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड रेशियो। समझा क्या? अच्छा, टेल मी, रेशियो इज यूनिट फ्री, डू यू एग्री? रेशियो इज यूनिट फ्री, डू यू एग्री ऑन दिस सेंटेंस? ओके, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 5:7। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 5:7। तो मैंने उसको उसमें बोला क्या कुछ, 5 लाख से 7 लाख से 5,000 7,000 कुछ बोला क्या? रेशियो ऑफ माई एज टू हिज एज इज 2:1। मैंने बोला क्या 2 years 1 years 20 years 10 years 40 years 10 years 20 months 10 months कुछ बोला क्या? कंपैरिजन के लिए यूनिट की जरूरत नहीं है, हाँ, बट मैं जब बोल रहा हूं कि मेरा इनकम और उसका इनकम का रेशियो 2:1 है, तो अगर मेरा 2 million है तो उसका 1 million है, मेरा 2 billion है तो उसका 1 billion है, मेरा 500 billion है तो उसका 250 बिलियन है। मतलब पहले क्वांटिटी को जो यूनिट लगेगा नेक्स्ट को भी वही यूनिट लगेगा बाद में। बट जब मैं रेशियो बता रहा हूं तो उस वक्त मुझे यूनिट बताने की जरूरत पड़ी क्या? रेशियो ऑफ माई एज टू हिज एज इज 2:1। मैंने बोला क्या कुछ ईयर्स मंथ्स, तो अगर मेरा एज 2 months है तो उसका क्या है 1 month, मेरा अगर 20 months है तो उसका 10 months, मेरा 20 years है तो उसका 10 years, मेरा 20 days है तो उसका 10 days। जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक क्वांटिटी को लगेगा वही दूसरे को भी बाद में लगेगा, करेक्ट और नॉट? बट रेशियो बताने के लिए, करेक्ट और नॉट, रेशियो बताने के लिए यूनिट की जरूरत पड़ी क्या हमें? नहीं। तो रेशियो इज यूनिट फ्री, ऑल द रेशियोज आर यूनिट फ्री, ऐसे बोल सकते हो आप। बिकॉज लिखो सामने, बिकॉज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। डू यू एग्री ऑन दिस? बिकॉज रेशियो कैन बी expressed, because ratio can be expressed, because ratio can be expressed without unit of measurement, because ratio can be expressed without unit of measurement। सही है बच्चों? because ratio can be expressed without unit of measurement। I hope you got this। नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। लिखो सामने फर्स्ट टर्म। अब आपको लग रहा है कि सर ये आप एमसीक्यू नहीं ले रहे हो, मुझे बताओ मेरे भाई एमसीक्यू क्या आने वाला है? फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज, 4 ऑप्शन रहेंगे, यस और नो। ये एंड ऐसा नहीं कि बुक में एमसीक्यूज है ही नहीं, फिर वो भी मिलेंगे आपको।
तो दिस विल कवर एवरीथिंग. जब मैं बोल रहा हूं कि दिस विल कवर एवरीथिंग, इट मीन्स इट विल कवर एवरीथिंग. समझ रहा है? ये कोई स्टंट नहीं है. समझ रहा है क्या? ओके. सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज consequent. तो first term of the ratio is antecedent, second term of the ratio is known as consequent. First term of the ratio is known as antecedent, second term of the ratio is consequent. तो in the ratio, उधर लिखो सामने, in the ratio, let's say 9:8, in the ratio 9:8, 9 is the, बोलो, antecedent, 9 is the antecedent and 8 is the कॉन्सिक्वेंट. 8 इज द कॉन्सिक्वेंट. तो कंपाउंडेड रेशियो क्या था, याद है क्या आपको? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स. प्रोडक्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल सेकंड टर्म्स इज द कंपाउंडेड रेशियो. इज द कंपाउंडेड रेशियो. यस, कर दो बच्चों ये पे चेंज. ये फर्स्ट पेज हो गया सबका. अगर ये बुक जो जिस तरह से आपको बाइंडिंग करके दिया है, अगर वो बहुत इनकन्वीनियंट हो रहा है आपको लिखने में, तो आपको 10 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा. उसको स्पाइरल बाइंडिंग कर दो. स्पाइरल बाइंडिंग समझता है ना? नीचे जाने का, वो जेरोक्स के शॉप में उसको बोलना कि भाई ये बुक ले और स्पाइरल बाइंडिंग करके दे. कौन सा बाइंडिंग? स्पाइरल बाइंडिंग. समझ रहा है ना? तो मेरे ख्याल से लिखने में थोड़ा आसान रहेगा उससे. ठीक है. 10-15 कितना रुपये लगता है उसके लिए? 30 रुपीज़. क्या बात कर रहे हो? हाँ, जो भी है स्पाइरल बाइंडिंग कर लेना भाई. ठीक है. फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोग्राम्स इज टू 35,000 ग्राम्स. तो बोलो इसका रेशियो 3:35,000 होगा क्या? फिर नहीं होगा. क्यों? यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है. तो क्या करना पड़ेगा? या तो तुम किलोग्राम्स को ग्राम्स में लेके जाओ या ग्राम्स को किलोग्राम्स में लेके जाओ. बात ये की है. तो बोलो दिस कैन बी, अभी चलो ऐसा करना है तो दिस रेशियो कैन बी रिटन एज, बोलो 3 किलोग्राम्स. तो ये एज इट इज लिखा मैंने, इज टू 35,000 ग्राम्स. मतलब कितने किलोग्राम्स बच्चों? 35 किलोग्राम्स. समझा क्या? तो बोलो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है फिर? 3:35. अब रेशो में हम कभी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लिखते ना. समझा क्या मेरे भाई? 35,000 ग्राम मतलब 35 किलोग्राम ना. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते. डू यू एग्री? या तो इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं क्या, 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम्स इज टू ये 35,000 ग्राम्स एज इट इज रहने दो. डू यू एग्री? अब दोनों को 1000 से डिवाइड कर दो तो ये रेशो क्या बन जाएगा? 3:35. Yes or no? तो फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोग्राम्स इज टू 35,000 ग्राम्स. तो इसका आंसर है 3:35. 3:35 इज द आंसर फॉर दिस. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके. A is to B कैन ऑल्सो बी रिटन एज. ऐसा लिखा था क्या हमने थोड़ी देर पहले? बताओ. वहां पे K की जगह M लिखा था मैंने. फर्क इतना ही है. बराबर है ना? A is to B कैन ऑल्सो बी रिटन एज. कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट? बोलो. AK is to BK. AK is to BK और A by K is to B by K provided, हाँ बोलो, K is not 0. provided K is not 0. एक समझ रहे हैं बच्चों? A by K is to B by K provided K is not 0. I hope you are getting this. Order of the terms in a ratio is important. Do you agree? Order of terms in a ratio is important. Do you agree? अच्छा समझो, मेरा इनकम इज टू सुशील भंडारीज इनकम का रेशियो इज 5:9. 5 ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ क्या फिर? मेरा इनकम सुशील भंडारी का इनकम का रेशियो इज 9:5. ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं यार? मेरा इनकम और सुशील का इनकम का रेशियो अगर 5:9 है तो सुशील का इनकम इज टू विनोद का इनकम का रेशियो 9:5 होगा ना. ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता है? ऑर्डर सीक्वेंस जिसमें वो टर्म्स लिखे गए मैटर करता है या नहीं? पुणे का टेम्परेचर इज टू मुंबई का टेम्परेचर, इसका रेशियो समझो 18:22 है. 18:22 है. तो मैं ऐसे ही 22:18 नहीं बोल सकता ना. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट और नॉट? तो ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/1/3 इज टू 3/2/3. करेंगे सवाल ये? चलो एक काम करो, ऐसे लिखो 2/1/3 इज टू 3/2/3 इज टू, सॉरी इक्वल टू नहीं. समझा ना? ये है. अब बताओ ये 2/1/3 को कैसे लिखते हैं? 2 3 कितना? 6 प्लस 1 कितना? 7. तो इज इट, कैन दिस बी रिटन है 7:3? 7/3 इज टू, हाँ बोलो, 11/3. नहीं समझा? वो रहेगा. समझा क्या कैसे करते हैं? ये इतना तो बेसिक फर्स्ट स्टैंडर्ड है ना ये तो.
3 × 3 9 + 2 11/3। अब ये दोनों टर्म्स को तुम किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से, तो क्या आ जाएगा ये बोलो, 7:11। तो जो भी रेशो दिया था क्वेश्चन में उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही 7:11, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म इज 7:11। तो पहले तो मैंने उसको 2/3 को a/b के फॉर्म में कन्वर्ट किया, विच आई हैव रिटन एज 7/3:11/3। दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बाद में, तो क्या बन गया ये रेशो, बोलो 7:11। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशो इज 7:11। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, if the ratio a is to b, in the ratio a is to b, समझा क्या आपको? a is greater than b, अगर a b से बड़ा है, मतलब कहना है फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकंड टर्म, मतलब कहना है एंटीसीडेंट इज मोर देन कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट इज मोर देन कॉन्सिक्वेंट। अगर ऐसा रहा तो a is to b is said to be, इसको बोलते हैं रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं उसको? रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। समझा क्या आपको ये? तो कहना है इनर रेशो, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या थ्योरेटिकल फॉर्म में, इनर रेशो इफ एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट इट इज सेड टू बी अ रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। if antecedent is greater than consequent it is said to be a ratio of greater inequality. If antecedent is less than consequent it is said to be a ratio of lesser inequality. इसको क्या बोला जाता है? रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। समझा क्या आपको? एंड इफ एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट उसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ इक्वालिटी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेशियो ऑफ इक्वालिटी। तो इन अ रेशियो इफ एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट इट इज सेड टू बी अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। इफ एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट इट इज अ रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। एंड इफ एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट इट इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी। इट इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी इफ एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट। थोड़ा क्लास में पार्टिसिपेटिव रहने का, आंसर देने का, कोई पूछ रहा है तो अपन बोलने का, सुस्त बैठ के कुछ होने वाला है नहीं। समझ रहा है क्या? ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम्हें पार्टिसिपेशन दिखाना ही पड़ता है कि नहीं? तुम खुद ही अगर बैकफुट पे रहोगे तो तुम कभी एक बहुत बड़े प्लेयर नहीं बन पाओगे ना उस इंडस्ट्री के। हमेशा तुम पीछे 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 रहोगे तो, है नहीं? एंड इंडिया जैसे कंट्री में ऐसा कोई होता तो है नहीं कि भाई तुम्हें तुम्हारा मुंह देख के कोई तो बोल रहा है कि नहीं भाई तेरा करियर थोड़ा कम है, तू ये नौकरी ले ले, ये कर ले, ये रख ले 2 करोड़ रुपए ऐसे ही। ऐसे तो कुछ होगा नहीं। क्या लगता है आपको? कहीं पे कोई भी फील्ड में समझो, ये बच्चे को कल जाके समझो सीए का टीचर बनना है, आपको क्या लगता है? इसने बताया कि भाई मैं सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा, सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स जो अभी पढ़ाते हैं वो सब छोड़ देंगे क्या? नहीं, अभी ये पढ़ा रहा है बेचारा, पैसे नहीं है इसके पास, कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट मिल ही जाएंगे उसको, अपन पढ़ाना छोड़ देते। ऐसा होगा क्या? कल जाके समझो ये बच्चे को मान लो सीए बन के कहीं इक्विटी रिसर्च फर्म में जॉब करना है, तो सारे इक्विटी रिसर्च फर्म उसको बोलेंगे कि अरे अरे गरीब किसान का लड़का है, उसको बुला लेते अपन। वैसे तो उसकी लेवल 10 लाख कमाने की भी नहीं है, बट अपन देते तो उसको 2 करोड़ का पैकेज। ऐसा होने वाला है क्या? कहीं पे जगह अपने को बनाना पड़ता है खुद होके। समझा है नहीं? ऐसा खुद होके अपने के पास आता नहीं है कुछ, है कि नहीं? अभी अपन क्लास में बैठे ही है तो समझो मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, व्हेन एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, बोलो ये क्या होता है? बोलना बेटर है ना? चुप बैठ के ऐसा क्या पर्पस होने वाला है? अपन बहुत ऐसा ग्रेट फील करते हैं क्या? ऐसा कुछ तुम्हारे तुम में से है क्या? भाई मैं शिवाजी महाराज का वंशज हूँ, मैं ऐसे बात नहीं करता रहता हूँ, मैं ऐसे बस सुल्तान की तरह या छत्रपति महाराज की तरह बैठा रहूँगा ऐसे गद्दी पे और बोलूँगा कि विनोद रेड्डी, है कि नहीं? ऐसा कुछ है क्या तुम्हारा? चलो भाई मैच शुरू किया जाए, ऐसा कुछ है क्या? अपन नॉर्मल स्टूडेंट है ना, है कि नहीं? अपन स्टूडेंट की तरह बिहेव कर सकते, है कि नहीं? स्टूडेंट जो रहते हैं वो रिस्पॉन्ड करते, आंसर देते, है या नहीं? ओके, थोड़ा एनर्जी लेवल स्टूडेंट का हाई होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? ओके, रेशियो एग्जिस्ट ओनली व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर ऑफ, बोलो, सेम काइंड या सेम टाइप। समझा क्या आपको? एक इसी को मैं जोड़ के ऐसा सेंटेंस लिखो क्या, देयर कैन नॉट बी, देयर कैन नॉट बी रेशियो ऑफ हाइट एंड वेट। डू यू एग्री? कॉमा, एज एंड इनकम। डू यू एग्री? एक्सेट्रा। तो
दो तीन पांच टर्म का अगर अपने को रेशियो फाइंड करना है तो ऑल द टर्म्स शुड बी ऑफ सेम टाइप। सबका एज, हाँ, पांच लोगों का एज का रेशियो हो सकता है, पांच लोगों के मार्क्स का रेशियो हो सकता है, बट इसका एज, इसके मार्क्स, इसका हाइट, इसका इनकम, इसका कोई रेशियो होता है क्या मेरे भाई? नहीं होता है। इसका कंपैरिजन कैसे होता है? यस और नो? तो रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विच आर ऑफ सेम टाइप और सेम काइंड एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, हाँ चलो बोलो क्या रेशियो दिया है पहले बताओ। 1/3 इज टू 1/8 इज टू 1/10। तो अब बताओ ये तो फ्रैक्शन में है, सिंपलेस्ट फॉर्म तो है नहीं, तो इसको कोई तो ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, समझा ना, कि ये तीनों होल नंबर्स बन जाएंगे, राउंड फिगर हो जाएंगे। तो अब मुझे बताओ 3, 8 एंड 10 का प्रोडक्ट कितना था? 240। 3, 8 एंड 10 का प्रोडक्ट कितना है? 240। तो एक काम करते सबको 240 से मल्टीप्लाई करते तीनों को, समझा क्या? तो बोलो 240 इंटू 1/3 कितना था? 240 इंटू 1/3 80। नहीं समझा आपको? अरे तीनों टर्म को 240 से मल्टीप्लाई कर रहे भाई, तो 240 इंटू 1/3 80 आएगा कि नहीं? देन 240 इंटू 1/8 कितना आता है? 30। एंड 240 इंटू 1/10 इज हाउ मच? 24। कुछ गाया क्या दिमाग में? बट अभी जो आया ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? नहीं। इसको फर्दर 2 से तो डिवाइड हो ही सकता है, दिख ही रहा है। हाँ तो करो 2 से डिवाइड। हाँ बोलो 40 इज टू 15 इज टू 12। इसको और सिंपलीफाई हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। 15 एंड 12 को 3 से डिवाइड हो सकता है बट 40 से को नहीं। 40 एंड 12 को 2 से डिवाइड हो सकता है बट 15 को नहीं। ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको तीनों से डिवाइड हो सकता है? अभी नहीं। तो जो अभी आया वही सिंपलेस्ट फॉर्म है। थोड़ी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1/3 इज टू 1/8 इज टू 1/10? बोलो 40 इज टू 15 इज टू 12 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले मैंने क्या किया समझा क्या? वो एक ऐसा नंबर ढूंढ के निकाला जो तीनों से मल्टीप्लाई हो सके, एंड वो करने के लिए मैंने क्या किया? 3 इंटू 8 इंटू 10 ही कर दिया, मतलब वो तो कैंसिल हो ही जाएगा ना बाद में, करेक्ट है? तो 240 से मल्टीप्लाई किया। बाद में मैंने देखा कि तीनों इवन नंबर्स है तो 2 से डिवाइड कर लिया। तो आंसर इज 40 इज टू 15 इज टू 12। नेक्स्ट, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, किसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है? हाँ बोलो 3/5 इज टू 2/3 इज टू 8/5। अब बताओ तीनों जगह डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है, 3 है, समझा ना? तो एक काम करते हैं, सारे तीनों टर्म को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 15 से। तो करो 15 इंटू 3/5। 15 इंटू 3/5 कितना आता है? 9। 15 इंटू 2/3 10, सही है क्या? एंड 15 इंटू 8/5 24। दैट्स इट। इसको और सिंप्लीफाई हो सकता है तो करो, बट मुझे नहीं लगता होने वाला है और। तो आंसर इज 9 इज टू 10 इज टू 24। 9 is to 10 is to 24 is the simplest form of the ratio. 9 is to 10 is to 24। समझा क्या बच्चों? नेक्स्ट, रेशियोज आर यूनिट फ्री। ये सेंटेंस वापस आया, रेशियोज आर यूनिट फ्री एज, हाँ बोलो, टू एक्सप्रेस अ रेशियो यू नीड नॉट राइट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। समझा क्या? लिखो एज, बोलो टू एक्सप्रेस अ रेशियो, डू यू एग्री? To express a ratio you need not write what? Unit of measurement. To express a ratio you need not write unit of measurement. Unit of measurement आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। To express a ratio you need not write unit of measurement. Is that clear my friends? ओके नेक्स्ट, इफ a is to b is 2 is to 3 आपको दिया हुआ है, b is to c क्या है? 4 is to 7, c is to d क्या है? 8 is to 7। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड a is to b is to c is to d, फाइंड a is to d एंड फाइंड b is to d। एक क्वेश्चन है, अब करें सवाल हम लोग। चलो सब लोग प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, आप लिखो आराम से बाद में। मुझे बताओ a is to b क्या दिया है उन्होंने क्वेश्चन में? बोलो 2 is to 3। b is to c क्या दिया है? 4 is to 7। तो बताओ ये दोनों रेशियो में ऐसा कोई टर्म है क्या जो दोनों में है? b है, वेरी गुड, b है। अच्छे से ध्यान दो बच्चों, तो पहले रेशियो में b जो है वो कौन से नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है? 3 से। अगले नंबर में जो b है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? 4। अगर ये दोनों सेम हो गए तो अपना काम हो सकता है, अपना काम हो सकता है। तो क्या करने का? अब बताओ 3 and 4 ऐसा कोई नंबर है क्या, ऐसा कोई नंबर है क्या जो दोनों को हम उस नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? 12, 3 and 4 का एलसीएम।
12 है, तो पहले रेशियो को दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो ये क्या बन जाएगा? 8:12। तो वो 3 का 12 हुआ ना, मतलब बी ये नंबर जो है अब 12 से रिप्रेजेंटेड है। अब यहां पे भी जो बी है 4, उसकी जगह पे भी 12 आया, तो मेरा काम बहुत आसान हो सकता है। तो 12, 4 की जगह 12 मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये 12 लिख दिया और वो 7 एज इट इज, ऐसा होता है क्या? मल्टीप्लाई करना है तो सबको मल्टीप्लाई करो, यस और नो? तो 4 को किससे मल्टीप्लाई हुआ? 3 से, तो 7 को भी करो, क्या आया? 21। समझा क्या? अच्छा, अब बताओ इसके बेसिस पे देयरफॉर कैन आई राइट a is to b is to c? कैसे था? a is to b कितना था बताओ? 8:12 एंड b is to c क्या था? 12:21। तो b दोनों में 12 था, इसलिए काम आसान हुआ ना मेरा। समझा क्या? दोनों रेशो में b was represented by a number 12, इसकी वजह से मैं बहुत आसानी से कर पाया ये। तो a is to b is to c आया क्या? आया क्या? अब बताओ c is to d क्या था, जल्दी बताओ। 8:1। तो अब बताओ a is to b is to c में एंड c is to d में ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में है? c है। तो बताओ c पहले रेशो में c कौन से नंबर से रिप्रेजेंटेड था? 21। एंड दूसरे इसमें c किससे रिप्रेजेंटेड है? 8। तो इतना तो समझ रहा है आपको, पहले 21 एंड 8 को सेम करना पड़ेगा। तो पहले रेशो में सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। करेंगे क्या? तो a is to b is to c में सबको 8 से मल्टीप्लाई करो। हाँ करो, क्या आता है? 64 is to 96 is to 168। समझा क्या? एंड ये जो नीचे c is to d है, दोनों को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 21 से। तो अब c की जगह 168 आ जाएगा फिर। हाँ तो करो 21 से मल्टीप्लाई। 168 is to 21। अब बताओ देयरफॉर इसके बाद में a is to b is to c is to d। तो बोलो a is to b is to c ऊपर का पढ़ लो, क्या था? हाँ बोलो। 64 is to 96 is to 168। डू यू एग्री? एंड c is to d क्या था? 168 is to 21। एंड इस रेशो में c 168 है क्या? है। तो ऑब्वियसली 168 is to 21। एंड अब बताओ ये आया, तो आगे के दो क्वेश्चन तो चिल्लर ही है ना। हम बोलो तो फिर a is to d क्या है बताओ? a is to d बोलो। 64 is to 21। इसमें तो कुछ है ही नहीं ना यार फिर। उसके बाद b is to d क्या है? बोलो b is to d 96 is to 21। ओनली थिंग इज दैट इसको सिंप्लीफाई हो सकता है, दोनों को 3 से डिवाइड करो, क्या आता है? 32 is to 7। है या नहीं? 32 is to 7। तो एक बार a is to b is to c is to d आ गया, तो इसके बाद में तो कुछ भी हो सकता है ना। कैसे कर लिया मैंने, समझा कि आपको ये? तो जब भी कोई दो रेशो कंपेयर कर रहे हो, दोनों में कोई तो एक कॉमन टर्म होगा। लॉजिक बहुत सिंपल है बच्चों इसका। एक मिनट ध्यान दे रहे हो क्या? समझो मैंने आपको बताया कि मेरा और सुशील का इनकम का रेशियो 3:7 है। सुन रहे हो क्या? सुशील एंड प्रशांत का इनकम का रेशियो 8:11 है। 8:11। उसके बाद में अगर मैंने मेरा इनकम बताया तो प्रशांत के इनकम तक आप पहुंच पाओगे कि नहीं? कैसे? मेरे इनकम के बेस पे सुशील का इनकम आएगा एंड सुशील का इनकम के बेसिस पे प्रशांत का इनकम आएगा। तो मैं तीनों को एक लेवल में कंपैरिजन करके भी लिख सकता हूं ना। उसके लिए दोनों के बीच में कौन कनेक्टर है? सुशील। तो सुशील का इनकम, मेरा इनकम अगर कितना है तो सुशील का कितना होगा? तो सुशील का उस वक्त जो इनकम है उस वक्त प्रशांत का क्या रहेगा? अगर मैं तीनों को एक लेवल पे लाया तो काम बड़ा आसान हो गया ना। अब देखो पहले इसमें इधर क्या था? a is to b क्या था? 2:3। इधर b is to c क्या था? 4:7। तो b इधर 3 था और इधर 4 था, इसलिए दोनों इक्वल ग्राउंड पे नहीं था ना। तो मैंने क्या कर दिया? दोनों को सेम कर दिया, दोनों को 12 में कन्वर्ट कर दिया। एंड ये 3 को मुझे जब 12 करना था तो 3 को ऐसे उठ के 12 लिख दिया क्या मैंने? नहीं, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया ना। साथ साथ में मैंने 2 को भी तो 8 कर दिया। करेक्ट है, बिकॉज ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी 12 होगा। अगले रेशियो में मैंने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बी की जगह 12 आया। तो मैंने ए बी सी को सेम लेवल पे लाया फिर, एंड जो आंसर क्या आया था? हाँ बोलो, 8:12:21। बट उसके बाद में यहाँ पे C 21 था एंड इधर C क्या था? 8। इन दोनों को सेम करने के लिए मैंने क्या किया देखा आपने? ऊपर के रेशियो को किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से, नीचे सबको 21 से। तो फिर C 168 हो गया दोनों जगह पे। एंड फिर उसके बाद में A is to B is to C is to D आ गया। यस और नो? इट वाज इजियर आफ्टरवर्ड्स और नॉट? चलो फिर कर रहे हो आपकी कंप्लीट। तो फाइनल आंसर आया A is to B is to C is to D इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, 64:96 is to 168 is to 21। सही है। एंड ये आ गया। उसके बाद में A is to D लाना एंड B is to D लाना कोई बड़ी बात नहीं है। डू यू एग्री? A is to D लाना एंड B is to D लाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार A is to B is to C is to D आ गया तो। सही है बच्चों?
ओके, लिख रहे हो सब लोग ये? हम्म, ओके। और एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 20, देख रहे हो क्या बच्चों? इफ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान दे रहे हो यहाँ पे? चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, चलेगा? समझो मेरा इनकम अभी है 20 lakhs, ऐसे समझो मेरा इनकम अभी कितना है 20 lakhs, एंड समझो मैंने बोल दिया कि अगले साल मेरा इनकम 4:5 के रेशियो में चेंज हुआ, 4:5 के रेशियो में चेंज हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि अभी मेरा इनकम 4 है तो अगले साल 5 है, समझा क्या? एंड मेरा इनकम अभी कितना था 20, तो अगले साल कितना, ये कैलकुलेट करना है मुझे। तो अभी मेरा इनकम कितना है 20, अगले साल मेरा इनकम क्या रेशियो में चेंज हुआ 4:5। तो कहना चाहिए ये जो मेरा इस साल का इनकम है 20 है, अगर ये 4x है तो 5x कितना, ये अगले साल का इनकम है। नहीं समझा आपको? 20 ये 4x है तो 5x कितना, यही कैलकुलेट करना है ना मुझे। मेरा इस साल का इनकम 20 है, समझा क्या? 20 lakhs करेक्ट है। बट मैंने क्या बोला, मेरा इस साल का इनकम इज टू अगले साल का इनकम, अगले इनकम का रेशियो इज 4:5। इनकम है चेंज इन द रेशियो 4:5, तो वो फाइंड माय न्यू इनकम, फाइंड माय न्यू इनकम। तो हम क्या बोल रहे भाई 20 ये 4x है तो 5x कितना, यही कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम लोग। तो क्या होगा ये, एज गुड एज 20 इंटू 5/4 होगा ना, 20 इंटू 5/4, ये मेरा न्यू इनकम है। तो न्यू इनकम कितना है 25 lakhs। न्यू इनकम कितना है 25 lakhs, क्योंकि 4:5 के रेशियो में चेंज हुआ ना। तो बताओ मेरा न्यू इनकम कैसे मिला मुझे, बोलो? ओल्ड इनकम इंटू 5/4 किया, एंड 5/4 क्या था, 5/4 को आज के बाद बोलेंगे मल्टीप्लाइंग रेशियो। मेरा रेशियो इनकम किस रेशियो में चेंज हुआ था 4:5, उसका ये रेसिप्रोकल है, उसका ये रेसिप्रोकल है। तो समझो, तो मेरा न्यू इनकम कैसे मिला मुझे, बोलो? न्यू इनकम इज इक्वल टू ओल्ड इनकम इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, वेयर मल्टीप्लाइंग रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशियो या इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो। कुछ जा रहा है दिमाग में? चलो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अभी, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ, बोलो? ए इज टू बी, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इन द रेशियो ऑफ व्हाट, ए इज टू बी, देन न्यू क्वांटिटी इज बी एंड ओल्ड क्वांटिटी क्या है ए इज टू बी के रेशियो में चेंज हो रहा है ना। देन न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है बोलो? ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, एंड मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होगा यहाँ पे बी बाय, क्या रहेगा बी बाय, वेयर मल्टीप्लाइंग रेशियो इज इक्वल टू, बोलो? रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशियो, या उसको बोल सकते हो आप इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो। डू यू एग्री? इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो, इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो इज द मल्टीप्लाइंग रेशियो। एंड ऑब्वियसली अब देखो ये समझा क्या, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। सुन रहे हो क्या? कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन पूछेंगे आपको, न्यू क्वांटिटी देंगे और ओल्ड पूछेंगे, तो ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर, बोलो? यहाँ पे ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइंग रेशियो, एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाइंग रेशियो मतलब ही इनटू गिवन रेशियो। अरे उसके रेसिप्रोकल से इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना, एंड मल्टीप्लाइंग रेशियो का रेसिप्रोकल क्या होगा, गिवन रेशियो, जो ओरिजिनल रेशियो था वो। तो टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यू क्वांटिटी, हाँ बोलो? न्यू क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। ओल्ड क्वांटिटी बोलो या ओरिजिनल क्वांटिटी बोलो, बराबर है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी इनटू गिवन रेशियो, न्यू क्वांटिटी इनटू गिवन रेशियो। सिंपल, अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख रहे हो क्या आप लोग? हाँ चलो, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज एक्स, प्लीज ध्यान दो बच्चों, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज एक्स, अभी कितना है एक्स, पॉपुलेशन इट हैज चेंज इन द रेशियो ऑफ पी इज टू क्यू, फाइंड आउट न्यू पॉपुलेशन। तो बोलो फॉर्मूला क्या रहेगा, न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल टू ओल्ड पॉपुलेशन इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, इनटू मल्टीप्लाइंग, न्यू फाइंड कर रहे ना भाई, समझ रहा है क्या? तो बोलो ओल्ड पॉपुलेशन क्या था x, न्यू पॉपुलेशन सॉरी मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या रहेगा q बाई पी। तो आगे अभी यहाँ पे p इज टू क्यू की जगह मैंने 3:9 दिया होता, 3:5 दिया होता, तो नंबर से हम लोग नया पॉपुलेशन फाइंड कर सकते थे ना। x की जगह भी समझो होता 120 करोड़ से, समझा क्या? फाइंड आउट न्यू पॉपुलेशन कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, x p इज टू क्यू की जगह नंबर्स भी आ सकते हैं ना। तो बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यू पॉपुलेशन, बोलो?
old population into multiplying ratio. What is the formula for new temperature? Old temperature into multiplying ratio. समझा क्या? What is the formula for new height? Old height into multiplying ratio. What is the formula for old height? New height into given ratio. New height into, तो ये क्वांटिटी मतलब इट कैन बी पॉपुलेशन, इट कैन बी एज, इट कैन बी इनकम, इट कैन बी मार्क्स. समझा क्या? समझो मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टूडेंट को 20 मार्क मिले इस टेस्ट में. कितने? 20. एंड मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टेस्ट हिज मार्क्स हैव चेंज इन द रेशियो ऑफ 2:3, इन द रेशियो ऑफ, तो व्हाट इज हिज न्यू मार्क्स? ओल्ड मार्क्स इंटू 3/2. तो ओल्ड मार्क्स कितने थे? 20 इंटू 3/2, आंसर इज 30. तो 2:3 के रेशियो में मार्क्स बढ़े थे ना. तो अभी अगर 20 है तो अगले टेस्ट में 30 रहेंगे कि नहीं? बट कैसे फाइंड किया मैंने 30 को? बोलो 20 इंटू 3/2. 20 क्या थे? ओल्ड मार्क्स. 3/2 क्या थे? न्यू, क्या था? मल्टीप्लाइंग रेशियो. तो 20 इंटू 3/2 करने के बाद क्या मिल रहा है? न्यू मार्क्स. क्या मिल रहा है? न्यू मार्क्स. आई होप यू आर गेटिंग दिस. तो न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल टू ओल्ड पॉपुलेशन इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो. कुछ गया क्या दिमाग में? एंड यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या रहेगा? न्यू पॉपुलेशन इंटू गिवन रेशियो, एंड गिवन रेशियो इज P/Q. लिखे क्या आप लोगों ने? तो न्यू पॉपुलेशन इज, ये लिख, आप मेरे साथ लिख रहे हो ना? ओके. ओल्ड पॉपुलेशन इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, तो x इंटू Q/P. तुम चाहो तो इसको XQ/P ऐसे बोल सकते हो. XQ/P इज द न्यू पॉपुलेशन. यस और नो? या QX/P बोलो, बात तो एक ही है ना. QX/P is the new population. Do you agree, my friends? QX/P. Next, inverse ratio of A's to B's. अच्छा मुझे बताओ, A's to B का इनवर्स क्या होता है? B's to A. B's to A का इनवर्स क्या होता है? A's to B. तो इनवर्स रेशियो ऑफ A's to B क्या रहेगा? A's to B रहेगा. समझा क्या आपको? ये अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछा होता इनवर्स रेशियो ऑफ A's to B, तो आंसर होता B's to A. बट इनवर्स किया एंड जो आंसर आया उसका वापस इनवर्स किया, मतलब तुम वापस उधर ही आ गए ना. यस और नो? तो व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ A's to B? A's to B. व्हाट इज इनवर्स रेशियो ऑफ 5:7? 5:7. समझा क्या आपको? नेक्स्ट, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P's to Q. अच्छा मुझे बताओ, सब डुप्लीकेट P's to Q का सब डुप्लीकेट क्या है? √P to √Q. एंड जो आंसर आया उसका डुप्लीकेट क्या है? P's to Q. तो एज गुड एज स्क्वायर रूट हुआ एंड उसका स्क्वायर हुआ, तो वापस तुम उधर ही आ गए ना. नहीं समझा आपको? पक्का समझ रहा है? डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर. समझो, अब मुझे मैंने बोला आपको 5:7 का सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करो, तो क्या आएगा? √5 to √7. अब आंसर का डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करो, 5:7. समझा होगा आपको अभी? नेक्स्ट, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ M/N इज M/N. अब तो समझा होगा आपको? क्यूब रूट करके वापस क्यूब कर दिया. समझा क्या? नेक्स्ट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो, सेम X/Y. कैसे? पहले मुझे बताओ X/Y का ट्रिप्लीकेट क्या है? X³ एंड जो आंसर आया उसका सब ट्रिप्लीकेट क्या है? अभी X/Y. X³ का सब ट्रिप्लीकेट X/Y आएगा ही ना. समझता है क्या आपको? ये नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ U/V मतलब स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हो रहा है, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हो रहा है, तो आंसर तो वापस उधर ही आ गए ना हम लोग. U/V इज द आंसर. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? कुछ गया दिमाग में? yes. अच्छा समझो, मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे, आप सोच के आंसर देना, दोगे ना? फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A's to B. बोलो क्या आंसर रहेगा? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A's to B. A's to B रहेगा. डुप्लीकेट ऑफ ट्रिप्लीकेट अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले क्या बोल रहा है? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A's to B बोल रहा है. अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन आगे पढ़ो. फाइंड, मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो. फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, यहां तक पढ़े. फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, किसका डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है? हाँ बोलो, ट्रिप्लीकेट ऑफ A's to B. तो A's to B का ट्रिप्लीकेट क्या है? बोलो A³ is to B³ का डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है. A³ is to B³. ये ट्रिप्लीकेट था ना मेरे भाई, ये इसका डुप्लीकेट फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर इज टू इसका भी स्क्वायर. तो क्या रहेगा आंसर? बोलो
a का पावर 6 इज टू b का पावर 6। इतना तो समझता होगा 3 इंटू 2 होता है वो, या 3 प्लस 2 होता है, 3 इंटू 2 ना। तो उसका क्या आंसर है बोलो, a का पावर 6 इज टू b का पावर 6। पहले क्या हो रहा था, डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट कॉम्प ऑफ हो रहा था, समझा क्या। अब यहाँ पे डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट का कहाँ से कैंसिल होने वाला है, उसका आंसर क्या ए टू बी रहने वाला है क्या, नहीं। पहले क्यूब करो बाद में स्क्वायर करो बोल रहा है, तो पावर तो 6 हो जाएगा ना बाद में। इसलिए मैथ्स में रट्टा मारने वाला कोई सीन नहीं है, समझना पड़ता है। समझ रहा है कि नहीं। एग्जाम में कोई सेम क्वेश्चन एज इट इज थोड़ी आएगा, नंबर बदल के तो कम से कम आएगा ही ना, आएगा ना, है या नहीं। नेक्स्ट, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 5:7। ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, फाइंड क्या आगे का क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ बोलो 7:5। नहीं समझा आपको, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 5:7 लिख दिया ना मैंने, तो बोलो इसका आंसर क्या है, 7 स्क्वायर इज टू 5 स्क्वायर। आंसर इज 49 इज टू 25, 49 इज टू 25। समझा क्या कुछ आपको है, पक्का। नेक्स्ट, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:49। ओके चलो फाइंड क्या क्या बोल रहा था ये, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, अभी फिलहाल तो एज इट इज लिख रहा हूँ ये, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ। हाँ बोलो क्या लिखो आगे, 5:7। नहीं समझा आपको, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ वो तो एज इट इज लिखा, आगे सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:49 का आंसर लिखा। चलो बोलो क्या रहेगा आंसर, 125:343 इज आंसर। दैट इज ऑब्वियसली इसका आंसर था 5 का क्यूब इज टू 7 का क्यूब, 5 का क्यूब इज टू 7 का क्यूब, विच इज 125:343, 125:343 इज आंसर। कुछ समझ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत। ओके, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, क्या बोल रहा है ये, फाइंड बोलो कंपाउंडेड रेशियो। तो क्या फॉर्मूला है कंपाउंडेड रेशियो ऑफ का, बोलो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट। तो बहुत सारे 4-5 रेशियो का कंपाउंडेड रेशियो फाइंड करना है। एक मिनट बोर्ड पे ध्यान दो, अगला तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। तो सबसे पहले तो मुझे डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 बताओ, 4:9 कॉमा, आगे बताओ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:4। तो बताओ ट्रिप्लीकेट ऑफ 9:4, 9 का क्यूब कितना है, 729:64। डू यू एग्री। ट्रिप्लीकेट ऑफ 9:4 ये है क्या, ट्रिप्लीकेट ऑफ 9:4 है क्या, ये 9 का क्यूब 729 है क्या, 4 का क्यूब 64 है क्या। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:64, बोलो सब डुप्लीकेट ऑफ 80, 9:8। सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 512:27 इज 8:3, 8 का क्यूब है 512, सब ट्रिप्लीकेट। समझ है क्या आपको ये। तो ये 4 रेशियो आपको दिए उन्होंने, करेक्ट है, ये आंसर है क्या, नहीं। तो ये जो दिए हुए 4 रेशियो है, इसका कंपाउंडेड रेशियो चाहिए आपको। तो बोलो आंसर क्या रहेगा, कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू, हाँ बोलो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स क्या है, 4 इंटू 729 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस बताओ, 9 इंटू 64 इंटू 8 इंटू 3। डू यू एग्री, डू यू एग्री। अब बताओ इसमें, इसके अंदर से कुछ कैंसिल हो सकता है, तो वो कर लो पहले। टेल मी, ये 9 कैंसिल, डू यू एग्री, डू यू एग्री। 8 कैंसिल, डू यू एग्री। ओके, ये 4 16 64, एंड अगर ये 3 कट कर दिया तो दिस विल बी 243, 729 डिवाइड बाय 3 243 आता है ना। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इज 243:16। क्या लगता है आपको, 243:16 is the final answer. Do you agree? 243:16 is the final answer. Product of antecedents is to product of consequence. तो मैंने पहले क्या किया समझा क्या, ये 4 रेशियो फाइंड करके लिए कुछ गया के दिमाग में, एंड फिर मैंने क्या किया बोलो, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस का फॉर्मूला यूज कर दिया। तो मैंने एक्चुअल में यहाँ पे एंटीसीडेंट्स मल्टीप्लाई किए, इधर कॉन्सिक्वेंस मल्टीप्लाई किए, समझा ना। एंड कैलकुलेटर पे प्रोडक्ट नहीं लिया मैंने, क्योंकि कुछ टर्म तो डायरेक्ट कैंसिल हो सकते थे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो वैसे भी आएगा ना फिर इसका। मैंने ऐसे 4 इंटू 729 इंटू 9 इंटू 8 का आंसर नहीं लिखा पहले, समझा क्या।
क्योंकि वो लिखता है तो फिर वापस कैलकुलेशन मुझे ही करना पड़ता था ना, 9 कैंसिल हो रहा है, 8 कैंसिल हो रहा है, उससे अच्छा जो सेम है वो तो तुरंत कैंसिल हो गया, बचा हुआ कैलकुलेशन कर दिया मैंने, तो आई हैव गॉट द आंसर इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 243 इज टू 16। कुछ गया दिमाग में, थोड़ा बहुत कुछ समझा है? ओके, नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, व्हेन फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। तो ये चार क्वांटिटी ए बी सी, एंड देखो आप ये मत समझो कि प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया मतलब रेशियो खत्म हो गया, रेशियो के अभी बहुत सारे एमसीक्यूज बाद में भी आएंगे, रेशियो प्रोपोर्शंस के, समझता है कि आपको ये मिक्स होके आएंगे, सब कुछ आएगा इसमें। ओके, व्हेन फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन, तो ए बी सी डी ये चार क्वांटिटीज है, इसको प्रपोर्शन में है ऐसा कब बोला जाता है, इज अ क्वेश्चन। ओके, तो आंसर इज फोर क्वांटिटीज, लिखो आप मेरे साथ, फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। सबसे पहले तो ध्यान रखो कि प्रपोर्शन अलग और वो अगला चैप्टर जो प्रोग्रेशन है वो अलग, समझा ना, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो अलग, ये प्रपोर्शन ये अलग। तो फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन proportion if ratio of first to second term, ratio of first to second term is equal to ratio of third to fourth term। ये थियोरटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ उसका, समझ रहा है क्या? Four quantities are said to be in proportion if ratio of first term to second term is equal to ratio of, बोलो मेरे भाई, third term to fourth term। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, if A B C D are said to be in proportion, पहले ध्यान दो यहाँ पे, बाद में लिखो, A B C D are said to be in proportion, A B C D proportion में ऐसा कब बोला जाता है, if A is to B is equal to C is to D। डू यू एग्री? इसी को मैं दैट इज ऐसे लिख सकता हूं क्या, दैट इज A बाय B इज इक्वल टू C बाय D। डू यू एग्री? इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, दैट इज AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC आया तो ही ABCD प्रोपोर्शन में है। कैन आई से दैट इज AD, अब बताओ ABCD में A एंड D क्या है, कॉर्नर के दो नंबर्स है ना, ए डी कॉर्नर के दो नंबर है, एंड बी एन सी क्या है, मिडल के बीच के दो नंबर्स है। तो ए डी मतलब क्या हुआ ये, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ए डी ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एंड बी एन सी क्या है, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन proportion, four quantities are said to be in proportion if product of extremes is equal to product of means, then four quantities are said to be in proportion। कुछ गया क्या दिमाग में? पक्का लिख के लो, four quantities are said to be in proportion if the ratio of first term to second term is equal to ratio of third term to fourth term। तो when PQRS are said to be in proportion, तुम बताओ, when PQRS are said to be in proportion, when PS is equal to QR, when PS is equal to QR। अगर PS एंड QR का प्रोडक्ट सेम आता है तो वो प्रोपोर्शन में है, नहीं आता है तो नहीं है प्रोपोर्शन में। समझा क्या? इसका सिंपल लॉजिक क्या है, एक मिनट ध्यान दे रहे हो क्या? समझो कोई बोल रहा है भाई मुझे 5 मैंगोज 10 रुपए में मिल गए, 5 मैंगोज, तो मुझे 7 मैंगोज 14 रुपीज में मिलेंगे, इसलिए चार क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है। हम लोग यही बोलते हैं ना भाई, 5 मैंगो 10 रुपए में है, तो कोई अगर बोल रहा है कि भाई 5 मैंगो 10 में 7 कितने में आएंगे, तो हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोपोर्शनेटली प्राइस बढ़ा दे, बोलते कि नहीं, 5 मैंगो 10 रुपए में है तो 7 मैंगो 40 में आएंगे, इसलिए ये चार नंबर प्रोपोर्शन में है। करेक्ट और नॉट? कुछ जाता है तो रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म, ऐसा रहा तो फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन, फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। लिखे आप लोग, तो ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, if A is to B is equal to C is to D, that is A by B is equal to C by D, that is AD is equal to BC, that means product of extremes is equal to product of means।
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ऐसा रहा तो 4 quantities are said to be in proportion. 4 quantities are in proportion. if product of extremes is equal to product of means. कुछ गया दिमाग में? पक्का? नेक्स्ट, when 4 quantities A B C D are said to be in continued proportion. तो लिखो A B C D are said to be in continued proportion. A B C D are said to be in continued proportion. कब? if. ध्यान दे रहे हो क्या? A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D. समझा क्या आपको? मतलब क्या हुआ इसका? बोलो. रेशो ऑफ, हाँ बोलो, फर्स्ट, हाँ बोलो, टू सेकंड टर्म. रेशो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड टर्म is equal to second to third term is equal to third to fourth term. थर्ड टू फोर्थ टर्म. ऐसा रहा तो समझा ना? 4 quantities are said to be in proportion, continued proportion. Do you agree? अच्छा, अब मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं, आप सही है क्या? तुम बताओ, सुन रहे हो क्या? इफ 4 quantities, सुनो बच्चों, सुनो. If 4 quantities are in continued proportion, then they must be in proportion. अच्छा, continued proportion में मतलब क्या है? A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D. तो A is to B is equal to C is to D तो है ही ना. तो when 4 quantities are in continued proportion, they are in proportion. But when 4 quantities are in proportion, it is not necessary that they are in continued proportion. Do you agree? For example, अब बताओ 3, 7, 30, 70. Tell me whether these 4 quantities are in proportion. Yes. What is the ratio of first to second term? 3 is to 7. Third is to fourth, 3 is to 7. Yes or no? But tell me, are they in continued proportion? No. क्योंकि 3 is to 7, फिर second and third का क्या रेशियो है? 7 is to 30. ये सेम है ही नहीं. तो ये मैं पहले एक सेंटेंस बता रहा था, वो समझा क्या आपको? क्या सेंटेंस था? बोलो. When 4 quantities are in continued proportion, then they must be in proportion. But when 4 quantities are in proportion, it is not necessary that they are in continued proportion. Is that clear? ये भी लिखूंगा थोड़ी देर से. पहले ये लिख रहे हो आप. When 4 quantities are said to be in continued proportion. When 4 quantities are said to be in continued proportion. हो गए? If A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D. करेक्ट है? दैट इज, लगे तो उसके सामने ऐसे भी लिख देना. A by B is equal to, बोलो, B by C is equal to C by D. ऐसा रहा तो A B C D are said to be in continued proportion. A by B is equal to B by C is equal to C by D. ऐसा रहा तो they are in continued proportion. समझा आपको ये? ओके. अभी मैंने कुछ 4 क्वांटिटीज दिए हुए यहाँ पे, एंड पहला क्वेश्चन है वेदर 4 क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, एंड दूसरा क्वेश्चन है वेदर 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, और इसका जवाब अपने को यस और नो में देना है. अच्छा चलो बताओ, पहला वाला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड टर्म? 2:6, 1:3, 6:18, 1:3, 18:54, 1:3. तो आर दे इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? तो कहना है ये यस है, मतलब सेकंड तो यस होगा ही. कंटिन्यू प्रोपोर्शन में मतलब फर्स्ट सेकंड का रेशियो 1:3 है, थर्ड इज टू फोर्थ का रेशियो 1:3 है ही ना. कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन में तो रहेगा ही वो. नेक्स्ट, 3, 8, 12, 32. यस, बोलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड टर्म? 3:8. थर्ड टू फोर्थ 3:8 ही है वो. देखो आप 4 से डिवाइड करो, 12, 32 दोनों को एक काम करो, 4 से डिवाइड करो, तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32. 3:8 है ही ना वो. तो टेल मी whether they are in proportion, whether they are in continued proportion. No. क्यों नहीं है?
व्हाट इज द रेशियो फर्स्ट टू सेकंड टर्म? 3:8. सेकंड टू थर्ड 8:12, मतलब वो एज गुड एज 2:3 है. समझा क्या? तो वो प्रपोर्शन में थे क्या ये चार नंबर? यस, बट आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? नो. समझा क्या मेरे भाई? नेक्स्ट 8, 24, 96, 288. तो 8, 24, 8 3 24 है ना, 24 3 96 है क्या? नहीं है. तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, वो तो इधर ही क्लियर है. डू यू एग्री? अब चेक करो प्रोपोर्शन में है क्या. अच्छा, प्रोपोर्शन में है क्या चेक करने का वो रेशो किसे बेटर तरीका क्या है? 8 इंटू 288 करो. 8 इंटू 288, 8 इंटू 288 किया क्या आपने? एंड उसके बाद में 24 इंटू 96 करो. एंड अगर सेम आंसर आता है तो वो प्रोपोर्शन में है. आएगा सेम आंसर? बाप रे. 8 इंटू 288, समझा? 24 इंटू 96 का आंसर सेम है क्या? तो आर दे इन प्रोपोर्शन? यस, क्योंकि AD इज इक्वल टू BC, याद है ना वो? ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन. समझा आपको ये? हाँ चलो नेक्स्ट. 8, 5, 80, 45. हाँ चलो एक काम करो, सबसे पहले तो चेक करो कॉर्नर के दो नंबर मल्टीप्लाई करो. 45 इंटू 8 कितना आता है? 360. बीच के दो नंबर मल्टीप्लाई करो. 80 इंटू 5, 40. तो वो प्रोपोर्शन में है क्या? नो. एंड प्रोपोर्शन में नहीं है तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में रहने का तो सवाल ही नहीं उठता. नहीं समझा आपको? प्रोपोर्शन में ही नहीं है भाई मेरे भाई, कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहां से रहने वाला है? इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट. 4, 6, 9, 13.50. टेल मी, आर दे इन प्रोपोर्शन? कॉर्नर के दो नंबर का प्रोडक्ट करो. कॉर्नर के दो नंबर का प्रोडक्ट करो एंड बीच के दो नंबर का प्रोडक्ट करो. सेम है क्या? चलो एक काम करो. 4:6. व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 4:6, 2:3, 6:9, 2:3 एंड 9:13.50. ये भी 2. अभी देखो 9, सुनो 9:13.50, 2:3 है क्या नहीं ये जानना है ना अपने को. तो क्या करने का? 9 को 2 से डिवाइड करने का और 3 से मल्टीप्लाई करने का. तो 13.50 अगर आया तो ये है 2:3. नहीं समझा आपको? कोई दो टर्म्स 2:3 है क्या, ये चेक कैसे करते हैं हम लोग? पहले टर्म को 2 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो. एंड अगर अगला टर्म आ गया तो वो सच्ची में 2:3 का रेशो है. देखो भाई, छोटे छोटे पॉइंट्स है बट बहुत टाइम सेव करते रहते हैं अपना. इसका अक्ल चाहिए उसके लिए. समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समझो कोई दो टर्म दे रहा है और बोल रहा है कि भाई ये 3:7 है क्या, चेक करो. तो क्या करोगे? इतना सॉल्व करते बैठोगे क्या सब कुछ? पहले टर्म को 3 से डिवाइड करो, दूसरे को 7 और 7 से मल्टीप्लाई करो. दूसरा टर्म आया तो वो 3:7 है, नहीं है तो नहीं है. इज दैट क्लियर? तो बताओ ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है क्या? तो आंसर इज यस, दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो कोई नंबर प्रोपोर्शन में है क्या, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है क्या, ये आ जाएगा आपसे. ये समझा सबको? ओके. जैसे 4 क्वांटिटीज के लिए था वैसे ही 3 क्वांटिटीज के लिए भी है. व्हेन 3 क्वांटिटीज ABC आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. हाँ बोलो, 3 क्वांटिटीज ABC प्रोपोर्शन में है, ऐसे कब बोला जाता है? तो राइट डाउन, ABC are said to be, A, B, C are said to be in proportion. ये proportion में है ऐसा बोला जाता है when A by B is equal to B by C. मतलब फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म टू थर्ड टर्म. समझा क्या? एंड उसके बाद में लिखो ABC are in proportion. समझा क्या आपको? मीन्स दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो 3 टर्म के केस में प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग एक ही रहता है. समझते हैं ना बच्चों? पर 4 टर्म के केस में ऐसा है क्या? नहीं. 4 टर्म प्रोपोर्शन में है मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ऐसा होता है क्या? नहीं. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दोनों का अलग अलग फंडा था. बट अगर कोई बोल रहा है कि भाई 3 टर्म प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ही है दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. 3 टर्म के केस में प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इज वन एंड द सेम. कुछ जाता है आपको ये? तो आज जितना भी हमने कुछ सीखा उतना गया दिमाग में? थोड़ा बहुत पैटर्न समझा क्या है बैच में कैसे चलने वाला है? आज तो बहुत कम पेजेस कंप्लीट हो गए, 3-4. धीरे धीरे जो भी कुछ है, ऐसा कुछ पेज वाइज टारगेट नहीं रखेंगे हम लोग. 40 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाता है. लास्ट टाइम भी मैंने लिया था करीबन 40-42 कुछ तो लेक्चर हुए थे. समझ रहा है क्या? तो इसके 1.5 घंटे के इतने लेक्चर, 60 आवर्स वी आर स्पेंडिंग. करेक्ट है? एवरी आवर विल गिव यू अस मोर देन 1 मार्क. समझा क्या? 60 घंटे में हम लोग 60 से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे. किसी को लगेगा नहीं सर 60 घंटे बहुत ज़्यादा होते 4 घंटे में, तो होता
नहीं रहता है। आप देख रहे हो, देखो हमने सिर्फ रेशो चालू किया है आज। ओके, ये सिर्फ 29 पॉइंट तक है, डेफिनेटली 100 से ज़्यादा पॉइंट है इसमें, बहुत कुछ कवर होता है इसमें, सब बहुत कुछ, क्या सब कुछ। ठीक है, तो कल भी प्रेजेंट रहोगे या गायब? ठीक है, तो चलो, चलो स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।